गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे छंद की परिभाषा में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मात्रा गणना के जो सामान्य नियम हैं, साथ ही साथ मात्रिक छंद के भेद के विषय में। तो देर न करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि मात्रा गणना के कुछ सामान्य नियम कौन कौन से हैं और इन्हीं नियमों के आधार पे हम लोग आगे मात्राओं की गणना जो अनेक प्रकार के छंद हैं उनमें करेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग अध्ययन करेंगे नियम वो यह है कि अगर किसी वर्ण पर ह्रस्व वर्ण की मात्रा हो तो वह हमेशा लघु माना जाता है, तथा अगर किसी वर्ण पर गुरु की या दीर्घ वर्ण की मात्रा हो तो वह गुरु माना जाता है। यह सामान्य सी बात है, इसको आप लोग जानते होंगे। पिछले क्लास में जब आप लोग मात्रा के विषय में पढ़ रहे थे तो आप लोगों को बताया गया था कि यदि ह्रस्व वर्ण है तो उसकी एक मात्रा होती है और यदि दीर्घ वर्ण है तो उसकी दो मात्रा होती है। तो यह तो सामान्य सा नियम था। और जो दूसरा नियम है वह यह कहता है कि यदि कोई वर्ण अनुस्वार की मात्रा से युक्त है तो वह हमेशा दीर्घ माना जाता है और उसकी दो मात्रा की गणना होती है तथा वह गुरु होता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर कोई वर्ण अनुस्वार की मात्रा से युक्त है तो वह गुरु होगा। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कंत में जो क है यह अनुस्वार की मात्रा से युक्त है और अनुस्वार की मात्रा से युक्त होने के कारण यह दीर्घ हो जाएगा और इसकी गणना दो मात्रा की होगी तथा यह गुरु होगा। जैसे और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, गुरु लघु। इसी तरह से और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हंस में जो ह है यह भी अनुस्वार की मात्रा से युक्त है और अनुस्वार की मात्रा से युक्त होने के कारण ह क्या है, ह गुरु हो जाएगा और इसकी दो मात्रा होगी और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, गुरु लघु। तो यह तो हो गया कि यदि कोई वर्ण अनुस्वार की मात्रा से युक्त है तो वह हमेशा गुरु होता है। तथा अगला जो नियम है वह नियम यह कहता है कि यदि कोई वर्ण विसर्ग की मात्रा से युक्त हो, यदि कोई वर्ण विसर्ग की मात्रा से युक्त हो तो वह भी क्या होता है, वह भी दीर्घ होता है और उसकी दो मात्रा की गणना होती है, उसे गुरु मान लेते हैं, गुरु हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दुख में जो द है यह विसर्ग से युक्त है और विसर्ग से युक्त होने के कारण द पर लघु की मात्रा होते हुए भी यह गुरु हो जाएगा और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, गुरु लघु। इसी तरह से अगला उदाहरण देख लेते हैं, प्रायः में यह जो है वह लघु है, लेकिन विसर्ग से युक्त होने के कारण, विसर्ग की मात्रा लगे होने के कारण यह गुरु हो गया और इसकी गणना हम लोग इस तरह से करेंगे, गुरु। ठीक है। तो जो दूसरा नियम है वह कह रहा है कि यदि कोई वर्ण विसर्ग की मात्रा से युक्त हो तो वह गुरु माना जाता है तथा उसकी दो मात्रा होती है। ऐसा आप लोग जानते हैं कि अगर गुरु वर्ण है तो उसकी दो मात्रा होती है। जो अगला नियम है वह यह कहता है कि यदि कोई वर्ण अनुनासिक की मात्रा से युक्त हो तो वह भी दीर्घ माना जाता है और उसकी दो मात्रा की गणना होती है। ठीक है। अगला नियम है जो है वह यह कहता है कि यदि कोई वर्ण चंद्रबिंदु की मात्रा से युक्त है तो वह लघु माना जाता है। जैसे इसको उदाहरण से देखते हैं, जैसे हंसना। इस हंसना में आप देख रहे हैं कि जो ह है यह चंद्रबिंदु युक्त है, इसलिए यह लघु माना जाएगा और इसकी गणना हम लोग इस तरह से करेंगे, लघु गुरु। तो यह तो था सामान्य नियम। अगला नियम यह है कि यदि कोई भी वर्ण संयुक्त है तो वह लघु माना जाता है तथा उसका जो पूर्व वर्ण है वह गुरु हो जाता है। क्यों गुरु हो जाता है? क्योंकि जब हम उस
वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस पर मात्रा भार पड़ता है और मात्रा भार होने के कारण वह गुरु मान लिया जाता है। वह अगर लघु है तो भी उसे हम क्या करेंगे, गुरु ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर मात्रा भार पड़ता है। इसको उदाहरण से देखते हैं। देखिए, जैसे कि दुष्ट, इस दुष्ट में जो द है यह लघु की मात्रा से युक्त है तथा ट संयुक्त है। और जब हम इसका इसका उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि जो द है इस पर मात्रा भार अधिक पड़ता है और अधिक मात्रा भार होने के कारण द लघु होते हुए भी गुरु मान लिया जाता है। इसकी गणना हम लोग इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, गुरु लघु। ठीक है, तो यह तो था सामान्य नियम। और आप लोग अन्य विषयों में, जैसे कि आपका साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें अपवाद होता है, तो छंद शास्त्र में भी कुछ अपवाद हैं। वैसे तो सामान्य नियम यह कहता है कि यदि जब हम किसी वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं उस पर लघु की मात्रा लगी हुई है तो उसकी हम एक मात्रा की गणना करेंगे, और यदि गुरु की मात्रा लगी हुई है तो उसे हम उसकी जो मात्रा है वह 2 मात्रा होगी। लेकिन कभी कभी उच्चारण पर भी निर्भर करता है कि उस वर्ण को हम किस तरह से उच्चारित करते हैं। कभी कभी होता यह है कि यदि वर्ण पर गुरु की मात्रा लगी हुई होती है लेकिन उसका उच्चारण हम लोग लघु की तरह करते हैं तो वह गुरु होते हुए भी लघु मान लिया जाता है। और यह क्या है, यह छंद शास्त्र में अपवाद है। जैसे अन्य विषयों में अपवाद है, इस अन्य नियमों में अपवाद है, इसी तरह से छंद शास्त्र में यह अपवाद है कि यदि किसी वर्ण का उच्चारण लघु की तरह हो रहा है, उस पर गुरु की मात्रा लगी हुई है, तो वह क्या हो जाएगा, लघु मान लिया जाता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, मोहि अस भरोस हनुमंता। अब इसमें जो मोहि है, मोहि में जो म है यह दीर्घ की मात्रा से युक्त है, लेकिन इसका उच्चारण लघु की तरह हो रहा है, इसलिए यह दीर्घ होते हुए भी क्या हो जाएगा, यह लघु ही माना जाएगा। और इसकी गणना हम लोग इस तरह से करेंगे, लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु गुरु। अब यहाँ पे अब आप कहेंगे कि म तो लघु है, फिर भी इसका जो गणना किया गया है, इसकी जो गणना की गई है, इस पे जो मात्रा लगा है वह गुरु क्यों है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि यदि कोई वर्ण संयुक्त हो तो उसका जो पूर्व वर्ण होता है वह लघु होते हुए भी गुरु हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो त है वह संयुक्त है, इसलिए म लघु होते हुए भी गुरु हो गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो यह तो था छंद शास्त्र में मात्रा गणना के कुछ सामान्य नियम। अब हम लोग चर्चा करेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, या यह कह सकते हैं कि ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद के कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं कि मात्रिक छंद के कौन कौन से प्रकार हैं, तरह से हैं। उसमें आपको पहला है दोहा, दूसरा है चौपाई, अगला है सोरठा, अगला है रोला, नेक्स्ट कुंडलिया, नेक्स्ट है हरि, गीतिका और बरवे, बरमय। तो यह कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो
हमारे छात्र हैं उनको अध्ययन करना है, उनका छंद शास्त्र का सिलेबस है, इन्हीं को कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को अध्ययन करना है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि दोहा का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो दोहा का लक्षण है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका जो सम चरण है यानी कि जो द्वितीय और चतुर्थ चरण है, इसके अंत में गुरु लघु होना चाहिए तथा जो विषम चरण है यानी कि जो प्रथम और तृतीय चरण है, इसके आदि में ज गण नहीं आना चाहिए। यह दोहा का लक्षण है। लक्षण क्या है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका जो विषम चरण है अर्थात कि पहला और तीसरा चरण, इसके आदि में ज गण का निषेध है तथा जो सम चरण अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण है, इसके अंत में गुरु लघु होना चाहिए तथा इसके सम चरणों में तुक होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है। अब इस उदाहरण में हम लोग मात्राओं की गणना करके यह देखेंगे कि क्या वास्तव में यह जो उदाहरण लिखा गया है यह दोहा का उदाहरण है कि नहीं। तो उदाहरण है, भरत ही होई न राज मदो विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काज सिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। अब इसमें हम लोग मात्राओं की गणना करते हैं कि जो दोहा का लक्षण है वह लक्षण इस पद में है कि नहीं। अगर इस पद में वह लक्षण होगा तभी यह पद दोहा होगा, अन्यथा की स्थिति में यह पद दोहा नहीं होगा। ठीक है, तो वह लक्षण हम लोग देखते हैं और वह लक्षण हम लोगों को कैसे में प्राप्त होगा, कैसे वह लक्षण देखेगा, जब हम मात्राओं की गणना करेंगे। तो इस उदाहरण में, इस काव्य पंक्तियों में जब हम लोग मात्राओं की गणना किए तो आप देख रहे हैं कि जो इसका प्रथम और तृतीय चरण है इसमें 13-13 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अर्थात कि यह जो पद है यह दोहा के लक्षणों को पूरा करता है, इसलिए यह पद क्या है, यह दोहा का पद है, यह पद दोहा है। यह कैसे सिद्ध हुआ, यह कैसे पता चला कि यह दोहा है, कि जो दोहा का लक्षण था, लक्षण क्या था कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। और यह काव्य पंक्तियां क्या कर रही हैं, इस लक्षण को प्राप्त हो रही हैं, इसलिए यह दोहा का उदाहरण है। अब जो अगला मात्रिक छंद है वह है चौपाई। चौपाई का लक्षण और उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग चौपाई के लक्षण को देखते हैं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा इसके चरणों के अंत में ज गण और त गण आ जाता है तो इसका जो सौंदर्य है वह नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसके चरणों के अंत में त गण और ज गण नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसका लक्षण है क्या उस उदाहरण में मौजूद है कि नहीं। तो उदाहरण देखते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर ढर के, जल उथल देखि बसे निस बीते, किन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। अब इन काव्य पंक्तियों में हम लोग मात्राओं की गणना करके देखेंगे कि क्या इन काव्य पंक्तियों में चौपाई का लक्षण है, मौजूद है या फिर नहीं। तो हम लोग मात्राओं की गणना करते हैं। देखिए,
तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस काव्य पंक्तियों में चौपाई का लक्षण मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए चौपाई का लक्षण क्या है, क्या लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए तथा चरणांत ज गण और त गण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला चरण है इसमें क्या 16 मात्रा है कि नहीं, तो 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, इसके पहले चरण में 16 मात्रा है। अब दूसरे चरण में देखते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। इसी तरह से तीसरे में देख लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16। और चौथे में देखते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 10, 11, 12, 14 और यह 16। ठीक, तो इस तरह से यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं यह चौपाई के लक्षण को प्राप्त हो रही हैं, अर्थात कि इनमें चौपाई का लक्षण मौजूद है, इसलिए यह क्या है, चौपाई छंद का उदाहरण है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जो और छंद हैं जैसे कि सोरठा है, रोला है, हरिगीतिका है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। थैंक